नेक्स्ट टॉपिक है हमारा थ्योरी ऑफ मैग्नेटिज्म, जो कि बुक में पहले एक्सप्लेन किया गया है, हालांकि बाद में करना चाहिए था। लेकिन चलें, थ्योरी ऑफ मैग्नेटिज्म स्टार्ट करने, लेकिन इसको समझने के लिए एक दफा पहले फिर से कल वाला टॉपिक हम रिवाइज कर लेते हैं जरा जल्दी जल्दी में। देखिए, हमने ये देखा था कि कोई भी सब्सटेंस मैग्नेटिक बिहेवियर कैसे शो करती है। मैग्नेट जो होते हैं हमारे पास, ब्लैक मैग्नेट, आखिर वो जिस भी सब्सटेंस का बना होता है, लाइक कोबाल्ट का बना होता है या निकल का या जिस किसी का भी बना होता है, आखिर वो इस तरीके से मैग्नेटिक बिहेवियर कैसे शो करता है। वो किस तरह से आयरन की नीडल्स को अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ। तो उसको समझने के लिए हम गए थे बिल्कुल बेसिक एटॉमिक लेवल की तरफ। हमने देखा था कि एटम एज ए होल एटॉमिक बिहेवियर शो करता है। किस तरह? क्योंकि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स के रिवॉल्व करने की वजह से मैग्नेटिक बिहेवियर डेवलप होता है। क्योंकि हम सीख चुके हैं कि जब करंट फ्लो करता है तो करंट के फ्लो की वजह से, यानी इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो की वजह से मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होती है। तो एटम में भी ऐसे ही होता है, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व भी करते हैं और इलेक्ट्रॉन्स अपने एक्सिस के अबाउट स्पिन भी करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स की इन दोनों मोशंस की वजह से मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होती है, मैग्नेटिक बिहेवियर डेवलप होता है। इलेक्ट्रॉन की ऑर्बिटल मोशन की वजह से जो मैग्नेटिक बिहेवियर होता है दैट इज कॉल्ड ऑर्बिटल मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट। और इलेक्ट्रॉन की स्पिन की वजह से जो मैग्नेटिक बिहेवियर डेवलप होता है दैट इज कॉल्ड स्पिन मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट। अब इन दोनों मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट्स, ऑर्बिटल मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट और स्पिन मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट का जब हम लेते हैं वेक्टर सम, तो हमें पूरे के पूरे इलेक्ट्रॉन का नेट मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट मिलता है। इलेक्ट्रॉन का नेट मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट मिल गया। अब एटम के अंदर एक इलेक्ट्रॉन तो नहीं होता, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो पूरे एटम का मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट हासिल करने के लिए हम क्या करते हैं, एटम के तमाम इलेक्ट्रॉन्स के नेट मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट का वेक्टर सम ले लेते हैं, तो हमें पूरे एटम का मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट मिल जाता है। पूरे एटम का मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट मिल गया। अब अगर सब्सटेंस की बात करें, तो सब्सटेंस में जितने भी एटम्स हैं उन तमाम एटम्स के नेट मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट का वेक्टर सम लेते हैं, तो पूरी सब्सटेंस का मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट मिल जाता है। पूरी सब्सटेंस का मैग्नेटिक बिहेवियर हमें पता चल जाता है। यही चीज मैंने आपके सामने लिख रखी है कि देख लें, इलेक्ट्रॉन का स्पिन मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट और ऑर्बिटल मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट, इनका वेक्टर सम लिया तो हमें इलेक्ट्रॉन का नेट मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट मिल गया। जब इलेक्ट्रॉन का नेट मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट मिला तो एटम का लेना है, तो वाइल नेट मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट ऑफ एटम इज वेक्टर सम ऑफ नेट मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट ऑफ इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉन्स इन एटम। एटम का मिल गया। अब हमें पूरी सब्सटेंस का लेना है, एंड नाउ नेट मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट ऑफ अ सब्सटेंस इज वेक्टर सम ऑफ नेट मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट ऑफ ऑल द इंडिविजुअल एटम्स इनसाइड द सब्सटेंस। तो हमें पूरी सब्सटेंस का मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट इस तरीके से मिल जाता है। ठीक हो गया। अब ये जो वेक्टर होता है पूरे का पूरा नेट मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट का जो वेक्टर मैंने ड्रॉ किया, सपोज एटम के लिए अगर मैं ड्रॉ करता हूं, तो ये मैंने वेक्टर ड्रॉ कर दिया, नेट मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट ऑफ एटम। तो इस वेक्टर का जो एरो वाली साइड होती है, ये हमें उस मैग्नेटिक बिहेवियर का, उस पैदा होने वाली मैग्नेटिक फील्ड का नॉर्थ पोल बताता है। और जो टेल वाली साइड होती है वो हमें उस मैग्नेटिक फील्ड का साउथ पोल बताता है। आगे समझ बात की, ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल। ये तो एक दफा कल वाला लेक्चर हमने देख लिया। अब आते हैं थ्योरी ऑफ, ये मुझे बता दिया करें ना ये स्क्रीन जब रुकती है तो। अच्छा, ये तो था कल वाला सारे का सारा लेक्चर, एक दफा रिवाइज कर लिया हमने। आज नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, थ्योरी ऑफ मैग्नेटिज्म, जो कि आपकी बुक के पेज नंबर कितने पे है, पेज नंबर 218, 218। तो देखें जरा थ्योरी ऑफ मैग्नेटिज्म। देखें, ये चीज हमने कल डिस्कस कर रही थी। इसका जो फर्स्ट फर्स्ट पॉइंट है, तीन पॉइंट्स हैं इसमें, तीनों को मैंने बारी बारी यहाँ पे डिस्कस करना है। ये जो फर्स्ट पॉइंट है इसको तो हम कल ही डिस्कस कर चुके थे, कि पूरी की पूरी सब्सटेंस में अगर एक सब्सटेंस नॉन मैग्नेटिक बिहेवियर शो कर रही है, लाइक रबर, लाइक प्लास्टिक, लाइक वुड, लाइक कॉपर, ठीक हो गया, इस तरह की जितनी भी सब्सटेंसेज हैं जो नॉन मैग्नेटिक बिहेवियर शो करती हैं, वो क्यों नॉन मैग्नेटिक बिहेवियर शो करती हैं? आखिर वो क्यों आयरन की नीडल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं करती? तो इसकी वजह यह है क्योंकि इनके जो टाइनी मैग्नेट्स होते हैं, इनके जो टाइनी मैग्नेट्स होते हैं, यानी एटम, एटम के जो तमाम एटम्स की जो मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट बन रहे होते हैं, इंडिविजुअल एटम की जो मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट्स बन रहे होते हैं, वो इस तरीके से रेंडमली ओरिएंटेड होते हैं। तो जब वो रेंडमली ओरिएंटेड होते हैं तो क्या करते हैं, एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसल आउट कर देते हैं। देखे ना, नॉर्थ ऊपर साउथ, यहाँ पे साउथ उधर नॉर्थ, इधर इधर साउथ, इधर नॉर्थ इधर साउथ, तो रेंडमली ओरिएंटेड है।
तो ये सारे के सारे जब रेंडमली ओरिएंटेड है तो सारे एक दूसरे के मैग्नेटिक बिहेवियर को कैंसल आउट कर देते हैं, जिसके नतीजे में एज ए होल वो सब्सटेंस मैग्नेटिक बिहेवियर शो नहीं करती, आयरन की नीडल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं करती। यही चीज मैंने आपके सामने लिख दी है कि नेट मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट ऑफ एटम्स, एटम्स मीन टाइनी मैग्नेट्स, डिस्कस कर चुके हैं कल। तो नेट मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट ऑफ एटम्स ऑफ आवर टाइनी मैग्नेट्स आर रैंडमली ओरिएंटेड इन अनमैग्नेटाइज्ड सब्सटेंसेस, कि जो भी अनमैग्नेटाइज्ड सब्सटेंसेस हैं लाइक रबर, प्लास्टिक, वुड वगैरह, वो इसलिए अनमैग्नेटाइज्ड हैं क्योंकि उनके एटम्स की जो नेट मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट्स हैं उन्होंने अपने आप को रैंडमली ओरिएंट किया हुआ है, तो इफेक्ट को कैंसल आउट कर रही हैं, इस वजह से वो अनमैग्नेटाइज हैं। दूसरा पॉइंट जरा देखें, अगर इसी अनमैग्नेटाइज सब्सटेंस को उठा के मैं एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखता हूं, देखें ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड का नॉर्थ पोल है, ये उसका साउथ पोल है, और ये रेड कलर में आपको दिखाई दे रही है, इस डायरेक्शन में हमारी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, बी इज एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, पता है हमें। तो जब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में इसी अनमैग्नेटाइज्ड सब्सटेंस को हमने उठा के रखा, तो अब क्या होगा, अब देखें मैग्नेट का जो नॉर्थ पोल होगा वो इन तमाम एटम्स के, इन तमाम मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट के साउथ पोल को, टेल वाली साइड को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो देखें तमाम की तमाम टेल्स जो है किस साइड पे आ गई हैं, जरा गौर से देखें, सारी की सारी टेल्स नॉर्थ पोल वाली साइड पे चली गई हैं, जबकि साउथ पोल क्या करेगा, साउथ पोल नॉर्थ पोल को अट्रैक्ट करता है ना, तो ये हेड्स जो है नॉर्थ पोल ही तो थे, यही तो दिखाया हुआ है। तो ये तमाम के तमाम, ये जितने भी हेड्स थे, ये जितने भी इसके नॉर्थ पोल थे, ये वाला साउथ पोल, एक्सटर्नल मैग्नेट का साउथ पोल, उन तमाम नॉर्थ पोल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो सारे के सारे हेड्स देखें साउथ पोल की डायरेक्शन में आ गए। तो उसका नतीजा क्या हुआ, उसका नतीजा ये हुआ कि जब सब्सटेंस को हमने उठा के एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा, तो तमाम के तमाम इंडिविजुअल एटम्स ने, तमाम के तमाम टाइनी मैग्नेट्स ने अपने आप को इस तरह से अलाइन कर लिया, इस तरह से अरेंज कर लिया कि वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में आ चुके हैं, बिल्कुल एग्जैक्टली देखें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वही इनकी भी अब बन रही है। समझ आ गई बात की? तो सॉरी, फील्ड की डायरेक्शन वो नहीं बन रही, इन एरोज की डायरेक्शन वो बन रही है। तो यही चीज मैंने यहाँ पे लिख दी है कि व्हेन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इज अप्लाइड, तो अब क्या होगा, ईच एटम ट्राई टू अलाइन इट्स नेट मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट पैरेलल टू एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। इन दिस वे सबस्टेंस इज मैग्नेटाइज्ड इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। आगे समझ बात की? मतलब क्या हुआ, सब्सटेंस के मैग्नेटाइज होने का मतलब क्या हुआ, सब्सटेंस के मैग्नेटाइज होने का मतलब यह हुआ कि अब अगर मैं आयरन की नीडल्स को यहां पे लाके रखता हूं, तो अब ये आयरन की नीडल्स को, ये सब्सटेंस आयरन की नीडल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी, क्योंकि अब ये मैग्नेट बन चुकी है, अब ये मैग्नेटिक बिहेवियर शो कर रही है। वो एक अलग बात है कि जैसे एक्सटर्नल मैग्नेट को मैं रिमूव करता हूं, तो एक्सटर्नल मैग्नेट के रिमूव होते ही ये सारे के सारे फिर से अपने आप को रैंडमली ऑर्गेनाइज कर लेंगे जैसे पहले थे। ठीक हो गया? तो जब तक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इस पे अप्लाई की जाती रहेगी, उतनी देर तक ये मैग्नेट के तौर पे बिहेव करता रहेगा। इसके एटम्स अपने आप को, इसके इंडिविजुअल टाइनी मैग्नेट्स अपने आप को अलाइन किए रखेंगे एक दूसरे के पैरेलल, और नेट मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करते रहेंगे। आई समझ बात की? यानी अब ये जो पूरी सब्सटेंस बन रही है ना, अगर मैं इसका नॉर्थ और साउथ पोल बनाऊं तो ये ऐसे बनेगा, लाइक ये देखें जरा, सारे के सारे एरोज इस डायरेक्शन में आ गए ना, तो ये वाला एंड इसका बन जाएगा नॉर्थ पोल, और सारी टेल्स इस साइड पे आ गई हैं, तो ये वाला एंड बन जाएगा साउथ पोल। आगे समझ बात की? इसी तरह मजीद देखें, थर्ड पॉइंट, कि अगर मैं एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को बढ़ा दूं, यानी एक्सटर्नल मैग्नेट जो वो पहले से ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेट मैंने यूज कर लिए, तो अगर एक्सटर्नल, ये माइक ऑफ करने प्लीज, माइक ऑफ करने, माइक ऑफ करने, माइक ऑफ करने, किसी का माइक ऑन है, माइक ऑफ। देखें, अगर हम स्ट्रॉन्ग मैग्नेट यहां पे यूज कर लेते हैं, स्ट्रॉन्ग मैग्नेट अगर यूज करते हैं, यानी मैग्नेटिक एक्सटर्नल फील्ड की हमने स्ट्रेंथ बढ़ा दी, तो उस सूरत में देखें एटम्स की जो अलाइनमेंट है वो भी पहले की निस्बत इंक्रीज कर गई है। पहले एटम्स कम अलाइंड थे, अब एटम्स ज्यादा अलाइंड है, अपने आप को ज्यादा उन्होंने बेहतर तरीके से ऑर्गेनाइज कर लिए। तो इसका मतलब यह हुआ कि अब इस मैग्नेटिक सब्सटेंस का, इस मैग्नेटिक सब्सटेंस की ये जो सब्सटेंस है इसकी मैग्नेटाइजेशन भी इंक्रीज कर गई है। तो जैसे जैसे हम एक्सटर्नल फील्ड की स्ट्रेंथ बढ़ाते जाएंगे, वैसे वैसे इन इंडिविजुअल एटम्स की, इंडिविजुअल टाइनी मैग्नेट्स की अलाइनमेंट भी इंक्रीज करती जाएगी, और सब्सटेंस ज्यादा बेहतर तरीके से मैग्नेटाइज होती चली जाएगी। यही चीज यहाँ पे मैंने लिख रखी है, देख लें कि एक्सटेंट ऑफ मैग्नेटाइजेशन ऑफ अ सब्सटेंस इंक्रीजेस बाय इंक्रीजिंग एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ाते हैं तो सब्सटेंस की स्ट्रेंथ, तो इसकी मैग्नेटाइजेशन भी इंक्रीज करती चली जाती है। और उस स्टेज पे कि जब सारे के सारे एटम्स
जब सारे के सारे टाइनी मैग्नेट्स, जब सारे के सारे इंडिविजुअल मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट्स एक दूसरे के एग्जैक्टली पैरेलल हो जाएं, तो उस वक्त हमारी सब्सटेंस मैक्सिमम मैग्नेटाइज हो चुकी है। तो ये वाली जो स्टेज है जिसपे सब्सटेंस मैक्सिमम मैग्नेटाइज हो चुकी है, इसको कहा जाता है सैचुरेटेड मैग्नेटाइजेशन। लिखा होगा यहां पे, यस, आखिरी लाइन ये लिखी है, द सब्सटेंस इज सेड टू बी सैचुरेटेड विद मैग्नेटिज्म। ठीक हो गया? तो ये है सैचुरेटेड मैग्नेटाइजेशन। ये स्टेज जो है, दिस इज सैचुरेटेड, सैचुरेटेड मैग्नेटाइजेशन, मैग्नेटाइजेशन। ले जी, हाँ जी, क्लियर हो गया? यहां तक कोई मसला किसी को? लास्ट पॉइंट जो पॉइंट नंबर 4 है, बुक पे ही देख लें, उसको लिखा हुआ है बस एज इट इज, उसको देख लें। स्पेस मेरे पास नहीं है तो मैं यहाँ पर इधर ही समझा देता हूँ। पॉइंट नंबर 4 में मुझे कहता है कि अगर हम टेम्परेचर बढ़ाना शुरू कर दें अपनी सब्सटेंस का, तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे तो वैसे वैसे इसकी मैग्नेटाइजेशन डिक्रीज होती चली जाएगी। क्योंकि जाहिर सी बात है, जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो एटम्स की काइनेटिक एनर्जी में इजाफा होगा। एटम्स की जब काइनेटिक एनर्जी में इजाफा होगा, एटम्स की एनर्जी जब बढ़ेगी, तो वो एक्सटर्नल मैग्नेट की वजह से जो स्ट्रेंथ डिवेलप हुई पड़ी थी, उस स्ट्रेंथ को वो एटम ब्रेक करना शुरू कर देंगे, और अब वो एक दफा फिर से रेंडमली अपने आप को ऑर्गेनाइज करना शुरू कर देंगे। तो जब एटम्स रेंडमली अपने आप को ऑर्गेनाइज करना शुरू कर देंगे, लाइक इस तरह और फिर इस तरह, तो उनकी मैग्नेटाइजेशन भी डिक्रीज होती चली जाएगी। आगे समझ? यानी अगर आपने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई भी कर रखी है और इसका सब्सटेंस का टेम्परेचर बढ़ाना शुरू कर दें, तो भी वो डीमैग्नेटाइज होना शुरू हो जाएंगे दोबारा से। और डीमैग्नेटाइज होने का मतलब कि अब वो आयरन की निडल्स को उस स्ट्रेंथ के साथ दोबारा से अट्रैक्ट नहीं करेंगे जिस स्ट्रेंथ के साथ अभी इस फॉर्म में अट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक हो गया?